मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। फिज़िक्स में हम लोग एमडी कैट और ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। फिज़िक्स में अब हम लोग बुक 2 जो कि चैप्टर नंबर 11 है हीट, इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में आप लोगों को थ्योरी की कुछ बातें भी समझाया है और इसके अलावा एमसीक्यूज़ वगैरह भी आप लोगों को अपलोड करके भेजा है, इसे आप देखें। इससे आगे मज़ीद मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ और ये तमाम एमसीक्यूज़ आप लोगों के पीएमडीसी के पेपर से हैं या फिर एनईडी वगैरह और जो भी बुक से रिलेटेड है, तमाम ये एमसीक्यूज़ इसके अंदर मौजूद है। ओके, तो देखें आप, विच प्रोसेस इज शोन इन द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये ग्राफ जो मौजूद है इसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है, विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप इस ग्राफ पे गौर करें जो कि एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल बताया गया है, इस ग्राफ में आप ये देखें कि यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2। इसका मतलब प्रेशर वाई एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर वाई एक्सिस पर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी V1 है, यहाँ पर भी V1 है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है T1 से T2। तो चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, चूंकि वह एक्स डायरेक्शन में यहाँ इस ग्राफ के ऊपर कोई लाइनें मौजूद नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। या आपने डेफिनेशन याद रखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट किस प्रोसेस में होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखें, विच प्रोसेस इज शोन इन द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये भी बिल्कुल इसी तरह के सेंटेंस है लेकिन इसके अंदर क्या आया हुआ है, आइसोबैरिक। क्योंकि अगर आप इसके ग्राफ को गौर करें तो यहाँ पर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये देखें प्रेशर P1 है और इसके बाद ये भी P1 है। इसका मतलब है कि वाई डायरेक्शन में प्रेशर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ V1 है और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V2। तो वॉल्यूम किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस पे, तो यहाँ पर ये लाइन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, जबकि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे और उसके अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तमाम चीज़ों में वेरिएशन या तब्दीली पैदा हो रही हो, तो इस सिस्टम या इस प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखें आप, अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एब्जॉर्ब 100 जूल्स ऑफ हीट। एक सिस्टम है और वो कितने जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, 100 जूल्स। तो इट मीन्स ये आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा क्यू। तो मैं यहाँ इसके डाटा बना रहा हूँ शॉर्टकट फॉर्म में, देखें आप, डेल्टा क्यू इज गिवन विच इज 1000 जूल्स। ओके, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। आगे आपको क्या बताया गया है, एंड एक्सपेंड, और इसके अंदर एक्सपेंशन का अमल हो रहा है। गैस के मालिक्यूल फैल रहे हैं, किसके तहत फैल रहे हैं, अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल। इसे जो प्रेशर दिया जा रहा है वो कितना है, 20 किलो पास्कल। तो इस पास्कल जो प्रेशर है जो कि 20 किलो पास्कल है, किलो को अगर आप रिमूव करेंगे तो 1000 लगा देंगे, इसके साथ आप 1000 लगा दें, बिकॉज 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। तो किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 इस्तेमाल किया है। तो इस तरह हमारे पास प्रेशर कितना आ जाएगा, 20,000 पास्कल। ओके, आगे क्या बताया गया है, देखिए, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 25 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब टू 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इसके अंदर वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। ये वॉल्यूम कौन सा है, V1, और ये वॉल्यूम आपके पास कौन सा गिवन है, V2। तो आप डेल V निकालेंगे। डेल V आप कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1। V2 इज गिवन फाइनल वॉल्यूम जो कि आपको दिया हुआ है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 माइनस 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सपोनेंट चूंकि सेम है लिहाजा आप 50 में से 25 को माइनस कर दें। 50 में से जब आप 25 को माइनस करेंगे तो इस तरह आपके पास डेल V आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, What is the change of internal energy of the system। आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप क्या कहते हैं, डेल यू। आपको यहाँ पर डेल यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल यू के लिए बेटा आपने फार्मूला याद रखना है कि डेल यू क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ये फार्मूला होता है।
यहाँ पे एक्चुअल में डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू को आप हटाकर पी डेल्टा वी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पी और डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है, वरना फिर डेल्टा डब्ल्यू भी आ सकता था। अगर आपको पी और डेल्टा वी की जगह यहाँ सिर्फ वर्क डन दिया हुआ होता तो आप यहाँ पर डेल डब्ल्यू से माइनस कर देते। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल क्यू? द वैल्यू ऑफ डेल क्यू इज 1000 माइनस प्रेशर, प्रेशर आप ये वाला रखेंगे पास्कल, 20,000 multiply by delta V, increase in volume is 25 multiply 10 की पावर -3। यहाँ पर आप ये देखें कि आपने इसे सॉल्व करना है, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 25, ये 10 की पावर -3 को आप अपॉन में भेज दें तो 1000 हो जाएगा, ये +3, ये 30 से आपने 30 को कैंसिल कर देना है, तो आपके पास क्या आता है बेटा 1000 माइनस ये 25 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 0 20 0 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 50, 1000 से आप 500 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 500 जूल्स। तो इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तो पॉजिटिव साइन इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑप्शन में प्लस साइन दिया हुआ है तो आप प्लस साइन ले लीजिएगा। हो सकता है ऑप्शन में 500 गिवन हो, किसी और ऑप्शन में सी में या डी में, और उसके साथ माइनस लगा हुआ हो तो आपने माइनस वाले को छोड़ देना है, आपने किसको लेना है, पॉजिटिव साइन वाले को लेना है। और अगर कुछ ना हो तो यकीनन 500 जूल्स, चूँकि इसका मतलब है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो इट मीन्स डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो चूँकि यहाँ कहा गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यकीनन इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखें, इफ 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस हैविंग अ प्रेशर ऑफ 760 मिलीमीटर, यह आपको V1 दिया हुआ है और यह आपको क्या दिया हुआ है P1, ये V1 है और ये P1 है। तो मैं यहाँ इसके लिए डाटा बना रहा हूँ, देखिए आप लोग, V1 इज गिवन विच इज 600, और क्या दिया हुआ है बेटा, P1 आपको गिवन है 760 मिलीमीटर, P1 इज ऑल्सो गिवन 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी Hg। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसे कॉम्प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है इनटू अ वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब, जिससे इसके वॉल्यूम में कमी हो रही है, और अब नया वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम कितना हो जा रहा है 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने क्या कह रहा है मालूम करने के लिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर विल बी क्या होगा, आपको प्रेशर मालूम करना है, P2 फाइंड आउट करना है। तो ये एक्चुअल में बेटा बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या अगर आप साइड चेंज कर दें तो P2 V2 इक्वल टू P1 V1 कह सकते हैं आप, P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। आपने क्या फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट करना है, P2 को आप रखें P1 V1 अपॉन V2, वैल्यूज को आप पुट कर दें। P1 आपके पास क्या गिवन है, P1 इज 760 multiply by V1, V1 is also given 600 divided by V2, V2 is given 300, ये 20 से 20 कैंसिल कर दें, 3 2 ज़ा 6, और इस 760 से आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 14 में 1 प्लस कर दें 15। तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाता है 1520। जो यूनिट यहाँ पर है वही यूनिट यहाँ पर भी आपने इस्तेमाल करना है, mm, 1520 millimeter of mercury। Okay, next देखें, what is the volume occupied by a gram mole gas at 0 degree centigrade and a pressure of 1 atmosphere, जबकि R की वैल्यू आपसे कहा जा रहा है कि आप ये इस्तेमाल करें 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो अभी आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो आपने ओल्ड बुक में पढ़ा हुआ है, उसके अंदर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 के अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बल्कि वहाँ पर हम लोग कैपिटल आर की वैल्यू 2 सिस्टम में फाइंड आउट करते हैं। एक में आता है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल, और एक में आता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, वॉल्यूम। तो आप ये देखें कि इसके लिए आप एक कांस्टेंट वैल्यू याद रखें, कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखना है बेटा, सॉल्व करने में काफ़ी आपके टाइम इन्वेस्ट होंगे, क्योंकि आप यहाँ देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें आप 273 प्लस करके केल्विन बनाते हैं, 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड प्रेशर है, ग्राम पर मोल, इट मीन्स 1 मोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर आपको ये याद रखना होगा कि 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर
जो भी है वो आपको 22.4 लीटर पर मोल ये ऑप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ ना हो, ये दिया हुआ हो 0.0224 मीटर क्यूब पर मोल, तो ये भी सही है। लेकिन अभी जो बुक में ऑप्शन मौजूद है एमसीक्यूज में वो ये है। इसको आप जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आता है, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। आप इस छोटे से रिजल्ट को याद करें क्योंकि इससे आपके टाइम की बचत होगी। 22.4 लीटर पर मोल या फिर 0.0224 मीटर क्यूब पर मोल, अगर यह ऑप्शन में हो तो इस पे मार्किंग कीजिएगा, वरना इस पे। ओके, नेक्स्ट देखें। ऑन फ़ारेनहाइट स्केल लोअर पॉइंट इज मार्क 32 एंड अपर पॉइंट इज मार्क 212। इंटरवल बिटवीन देम इज इक्वली डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। देखिए बेटा, थर्मामीटर जो होते हैं इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो मार्किंग किया हुआ होता है, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें स्मॉलर डिजिट 111 करके 100 तक दिए हुए होते हैं। तो आपने ये बात याद रखना है कि सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल दोनों की मार्किंग सेम होती है। केल्विन स्केल और सेंटीग्रेड स्केल दोनों की मार्किंग सेम होती है। अगर आप 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं तो इसमें आप 273 प्लस करके जो भी वैल्यू लाएंगे केल्विन में, वो भी 100 लकीरों पे मुश्तमिल होगा। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे लिखा हुआ होता है वहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या लिखा हुआ होगा, 32। और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 लकीरों के बाद होगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, 212 फ़ारेनहाइट। और आपको ये बात याद रखना है कि फ़ारेनहाइट स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले रीजन के दरमियान में कितनी लकीरें दी हुई होंगी फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, 180 इक्वल पार्ट्स। तो ये दोनों डिफरेंस है। सेंटीग्रेड के लिए 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 180 बारीक बारीक लकीरें दी हुई होंगी फ़ारेनहाइट के लिए। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड किससे मैच कर रहा होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड किससे मैच कर रहा होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके दरमियान कितनी बारीक बारीक लकीरें फ़ारेनहाइट पे दिए हुए होते हैं, 180। यह आपने याद रखना है। जबकि सेंटीग्रेड के लिए 100 लकीरें होती हैं, केल्विन के लिए भी 100 लकीरें होंगी, बोथ आर सेम। लेकिन फ़ारेनहाइट डिफरेंट होता है, इसमें 180 मार्किंग होती है। ओके, नेक्स्ट देखें। द इक्वेशन del u इक्वल टू del q रेफर्स टू डैश प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करें कि यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो क्या चीज़ है, del u इज इक्वल टू del q। अगर आप इसके पूरे फार्मूले को लिखें तो क्या होता है, del u इज इक्वल टू del q माइनस डेल्टा w। और अगर आप देखें तो del q माइनस del w किसके इक्वल होता है भाई, p डेल्टा v। वॉल्यूम कांस्टेंट अगर होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। तो आपके पास इक्वेशन में सिर्फ क्या बच जाएगा, del u इज इक्वल टू del q। तो इट मीन्स ये जो दिया हुआ है ये किस प्रोसेस के तहत हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन्स del v इज 0। तो इस सूरत में del q किसके इक्वल होता है, del u के। और ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। इससे मुतालिक हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इससे आगे की मज़ीद बातें जो कि इम्पॉर्टेंट MCQs भी है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।